आज हम लोग ऑप्टिक्स का रिवीजन करेंगे जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिक्स का रिवीजन करेंगे। अब उसमें क्या करना है कि थोड़ा सा अपन थ्योरी को सरसरी निगाह से देख लेंगे, जो जेई मेन में आते हैं उनके आधार पर, और उन पर हम लोग एग्जाम्पल भी कर लेंगे। क्या थोड़ा बहुत, जिससे क्लियर हो जाएगा चीजें। जैसे देखिए, पहले तो इसमें बेसिक चीज बताया गया, इंट्रोडक्शन किया गया, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या है कि इसमें बताया गया है कि रे कितने तरह का होते हैं, तो हम लोग जानते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है ना कि सरफेस रफ होता है, इसलिए नॉर्मल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसीलिए जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है वो पैरेलल नहीं रह पाता है, और इसके द्वारा इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे घर में जो टाइल्स, रफ टाइल्स लगा रहता है, उससे पता करना है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन माने इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उसमें अपन को देखना पड़ेगा कि अगर आपका इमेज बन रहा है किसी सरफेस से, तो वहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और अगर इमेज नहीं बन रहा है तो वहाँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, और मिरर से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, पैरेलल बीम रह जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर एग्जाम्पल किया है। और ये सब मिरर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पर है कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक हमारा यहाँ फॉर्मूला आता है कि कोई इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर E1 है, रिफ्लेक्टेड का E2 है, तो एक यहाँ फॉर्मूला आ जाता है E2 इक्वल टू E1 माइनस 2 E1 डॉट एन इंटू एन कैप। यहाँ पर इसको दिया गया है, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये होता है, ये यूनिट वेक्टर है इंसिडेंट रे के अलोंग, यह यूनिट वेक्टर है नॉर्मल के अलोंग, और यह E1 जो है यूनिट वेक्टर है इंसिडेंट के अलोंग, और n यूनिट वेक्टर है नॉर्मल के अलोंग, और E2 है रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि जैसे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है cos i, तो ये आप कर सकते हैं मोड ऑफ E1 डॉट एन, यूनिट वेक्टर है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये आपका यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट में अब इन सब में है कि इमेज इंसिडेंट रे का जो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है, और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे का जो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है वह इमेज पॉइंट होता है, उसी को दिखाया गया है। दूसरा क्या है कि आपका वर्चुअल रियल इमेज। तो वर्चुअल और रियल इमेज में क्या होता है कि जहां पर रे नहीं जा रहा है लेकिन वहां इमेज दिख रहा है, तो उसको वर्चुअल कंसेप्ट यही होता है कि भाई जिसको आप एक्सपेरिमेंटली प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे प्लेन मिरर यहाँ रखे हैं, इमेज पीछे बढ़ गया, तो पीछे तो वॉल है, तो उसको प्रैक्टिकली हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो यहाँ पर यह मिरर है, प्लेन मिरर, और मिरर के पीछे जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है, ठीक है ना। अब देखिए रियल इमेज क्या होता है, आप जानते हैं। इसमें आपका ये जो है ABCD का इमेज दिखाया गया है, देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देख भी सकते हैं कि ये ABCD का इमेज कैसे बनता है। हाँ, क्लॉक का इमेज कैसे बनता है, तो क्लॉक में देखिए इसमें यहाँ आपको क्या है, ये मिरर है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ इमेज बन गया 3, यहाँ 9 है तो यहाँ इमेज 9 बन गया, मतलब जो घड़ी आपका क्लॉक वाइज था एंटी क्लॉक वाइज हो गया। यह बड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आपका अगर मिरर में यह इमेज बन रहा है तो ऑब्जेक्ट का क्लॉक में यह टाइम हो रहा है तो उसमें क्या होगा, तो एक उल्टा चल रहा है एक सीधा चल रहा है, तो दोनों को मिला दिया जाएगा तो अपना क्या होता है 11:59:60। बोलो मत, 11:59:60 होता है, और जो भी टाइम दिया हुआ है ये 20 और यह 18 दिया है, तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो ये इमेज का अगर ये क्लॉक का होगा तो यह आपका क्लॉक का होगा, और यह क्लॉक का होगा तो यह इमेज का हो जाएगा, यानी इसमें से इसको घटा दे तो 12 आवर होता है। तो ये कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात होती। नेक्स्ट क्या है कि आपका पोल क्या होता है, ये सब लोग जानता है, तो ये सब चीज कोई नया करके काम नहीं। हाँ, यहाँ पर होता है कि कॉनकेव मिरर में जो है फोकस पर ऑब्जेक्ट रहता है, इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनता है, लॉ ऑफ ट्रांसवर्सिबिलिटी ओबे होता है। और ये जो है मिरर का जो है आप फोकस पर से रे को डालोगे तो वो पैरेलल हो जाता है,
और पोल पर डालोगे तो एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज है जो आपको दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट का देखो कि ये सब ऑब्जेक्ट का है कि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा, और फोकस पर रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे तो आपका इमेज कहाँ बनता है, तो वह जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनता है और वो मैग्नीफाइड होता है, इन्वर्टेड होता है। और यहाँ पर ये सारा चीज का रे डायग्राम से दिखाया गया है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा। तो ये सब रे डायग्राम में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या है कि आपका ये सारा डेरिवेशन है, और डेरिवेशन के बाद मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला स्फेरिकल मिरर के लिए लागू होता है, और उसमें क्या होता है कि ये फार्मूला है, ये फार्मूला समझ जाइए कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f है। और इसको दो डिफरेंट फॉर्म में भी हम आप देखेंगे, सवाल को थोड़ा टाइम कम लगाना पड़ेगा, तो आप डिफरेंट फॉर्म में भी आप सवालों को कर सकते हैं। यह हो सकता है 1 + v/u इज इक्वल टू v/f। तो यह 1 + v/u क्या होता है, तो m होता है -v/u, m क्या होता है -v/u। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि यह होगा v/u डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं इज इक्वल टू v/f। तो इसका फॉर्मूला होगा। एक होता है कि इसमें आपका r इक्वल टू 2f होता है, ट्रैक्शनल रे के लिए लागू होता है। और ये जो आपको करना है तो इसमें क्या है कि अगर यह मिरर है, यह मिरर है और रे इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। ओके, और उसके बाद इंसिडेंट डायरेक्शन को पॉजिटिव कोऑर्डिनेट कन्वेंशन है, और अपोजिट वाले को क्या लेते हैं, निगेटिव, कनकेव हो या कन्वेक्स हो। r इक्वल टू 2f लगाएंगे, 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f होता है। और एक चीज इसमें r इक्वल टू 2f जरूर याद रखना, यही मेन चीज है इसमें, और कोई बात नहीं है। ये रे डायग्राम है, थोड़ा सा जानने की चीज थी। और उसके बाद एक और होता है आपका इमेज, एक ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हम लोग क्या देखे थे कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, या ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज मान लो ऐसे बन गया, चाहे जैसे भी बन गया, तो इसमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। और इमेज का साइज जो होगा ना, इमेज साइज जो होगा वह होगा m इंटू ऑब्जेक्ट साइज। m इंटू क्या हो जाएगा आपका, m इंटू हो जाएगा ऑब्जेक्ट साइज। याद रखिएगा, इमेज साइज इज इक्वल टू होगा, ध्यान दीजिए, इमेज साइज इज इक्वल टू होगा m इंटू ऑब्जेक्ट साइज होगा। ठीक है, और देखो m क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, -v/u होता है मिरर के लिए, रियल के लिए रियल है, रियल ऑब्जेक्ट इमेज रियल, m निगेटिव, ऑब्जेक्ट रियल इमेज वर्चुअल, m पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज वर्चुअल, m निगेटिव। माने सेम नेचर का तो m निगेटिव होगा, अपोजिट नेचर का होगा, माने एक रियल एक वर्चुअल तो m पॉजिटिव होगा। अगर ट्वाइस साइड का इमेज बन रहा है और रियल है दोनों, तो हम m-2 लेंगे, और -2 या +2 जो लिख रहे हैं वह हम न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखेंगे, न कि फॉर्मूला में लिखेंगे। जैसे कहा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस x, तो x में प्लस माइनस लगाना है, ठीक है ना। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होता है वह होता है -v²/u², और यह चूंकि डिफ्रेंशिएट करके निकलता है, यह ΔV/ΔE होता है। और यह जब ऑब्जेक्ट आपको ऐसे रहता है, ऐसे रखा रहता है, तब लागू होता है। लेकिन अगर यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और यह डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर है, ये डिस्टेंस, ये ΔE होगा, तब यह फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है, ए से लेकर बी तक 5 सेंटीमीटर का है और ये 30 है, तो इसमें यह फार्मूला नहीं लागू होगा। हम ए का इमेज बना देंगे, बी का इमेज बना देंगे फार्मूला लगाकर, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको निकाल देंगे, काम खत्म। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का आपके पास एक फार्मूला आ गया। और ये मैग्निफिकेशन का क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज उसके उल्टा बन जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ए दूर चला जाएगा, बी नजदीक आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इमेज का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में डिफ्रेंशिएट करके निकलता है, और उस पर सवाल आता है, तो ये इसलिए dv/dt आप देखेंगे तो यहाँ dv/dt इक्वल टू हो जाएगा -v²/u² du/dt। आप समझिए, यह dv/dt वेलोसिटी ऑफ इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर,
और यह डी यू बाई डी टी है along द ऑप्टिकल एक्सिस, और डी यू बाई डी टी है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आपका अननोन है। आपको अभी हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन तक सवाल दिया है, इसमें आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन तक ले जेईई मेन में सवाल आया, तो एक्सेलरेशन निकालना होगा तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर हम इसको इमेज को वी नॉट मान लिए और यह माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है, ओके, तो इसको हम यू नॉट मान लेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, इमेज का वेलोसिटी हो गया विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये इमेज का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे, यहाँ पर लफड़ा है तो अपन को लफड़ा से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये वी नॉट तो ठीक है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको माइनस तुम लिख लो एम स्क्वायर, ओके, इसको क्या लिख लेंगे माइनस एम स्क्वायर, एम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है और यह यू नॉट हो गया। अब यार इसमें क्या करना है कि यह प्रोडक्ट फार्मूला लगा करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब ज्यादा चीज याद मत रखो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यहां से आप प्रोडक्ट फार्मूला लगाओगे, एम को लिखोगे माइनस वी बाई यू और काम चलाने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हो तो उस समय क्या होगा कि आपका डी यू नॉट बाई डी टी जीरो आ जाएगा, तो एक टर्म प्रोडक्ट वाला जीरो हो सकता है। मैंने वेरी सिंपल है कि आप यहाँ से हम स्टार्ट किया है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके अपना आता है। नाउ आपको मैं बताता हूँ कि हाँ, अब आपका क्वेश्चन इस पर है, आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट हो गया इस पर। जैसे इस पर आप क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स और कनकेव मिरर, और उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो कितना है रेडियस, तो 12 है, तो फोकल लेंथ 6 है। और इसके बाद क्या कह रहा है कि एट द सेम डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, तो रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेजेज फॉर्म बाई कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। ये सवाल है, सवाल में सब कुछ सेम दिया है, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल है कि आप लगा सकते हैं, फॉर्मूला को लगाने की कोशिश करो। तो पहले कनकेव मिरर है या, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है 12 सेंटीमीटर पर। हम लोग फोकल लेंथ क्या निकाले थे, अभी तुरंत फोकल लेंथ अपन निकाले थे ना, तो फोकल लेंथ कितना आ गया था 6 आ गया था। देखो ऑब्जेक्ट को रखा था कितना, रेडियस 12 है, 18 पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो थोड़ा सा यहाँ देखिए ये जो है कितना है आपका ऑब्जेक्ट 18 पर रखा है और रेडियस कितना है 12 है, तो इनकी फोकल लेंथ क्या है 6 है, ओके। अब देखो फॉर्मूला लिखना है तो 1 बाई वी, ओके, 1 बाई वी वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ अपन को कुछ नहीं करना चाहिए। 1 बाई वी आप प्लस 1 बाई यू, यानी माइनस 1 बाई 18 इजिकल टू माइनस 1 बाई 6, ऐसे लिखने को 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई यू होता है, यू माइनस 18 हो गया इजिकल टू 1 बाई एफ, तो एफ क्या है माइनस है, तो माइनस 1 बाई 6 हो गया। यहाँ से आपका एक V1 आ गया, यू तो दोनों में सेम है ना। उसी तरह 1 बाई V2 कर लो कन्वेक्स के लिए, तो अगर यह मिरर आपका कन्वेक्स होगा तो कन्वेक्स में क्या होगा 1 माइनस या 18 तो होगा ही, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, लेकिन यहाँ 1 बाई 6 हो जाएगा, काम खत्म। यहाँ पर 1 बाई V1 माइनस 1 बाई 18 1 बाई 16 हो गया, और दूसरा केस में इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह हो गया 1 बाई V2 माइनस 1 बाई 18 इजिकल टू 1 बाई 6 होगा। अब यहाँ पर हमको साइज की बात करनी है, तो साइज क्या होता है, इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज होता है, ऑब्जेक्ट साइज दोनों केस में सेम है, तो आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट साइज सेम है तो हमारा क्या होता है M1 इंटू ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज होता है ना, तो उनका रेशियो निकालना है H1 बाई H2 है, तो दोनों में क्या होगा H1 क्या होगा, यह ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज किसका होगा, कन्वेक्स का पहले लिया है कनकेव का, इसको देख लेते हैं। तो आप देखेंगे तो इसमें पूछा किसका है, बोलो सॉरी पीछे है ना, तो ये जो है बोला मत करो, खाली पढ़ा करो, डाउट पूछो, काम खत्म। अब देखो तो मैं बता रहा हूं कि इसमें देखो कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखो इसको ध्यान रखना है कि किसके किस रेशियो जो होता है ना पहला बाई दूसरा होता है, कहीं भी रेशियो का फाइनल चेंज होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ भी गलतियां होती है। रेशियो कहते हैं ए एंड बी, तो तुम वीबी बाई वीए नहीं करेगा, वीए बाई वीबी करेगा, 2 कह देगा ए टू बी रेशियो। तो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर आपका 18 हो गया, तो 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड रखा गया है, 12 18 पर है, और रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर एंड कन्वेक्स है पहले, देखो इसीलिए मैं देख रहा था कि हम लोग पहले नहीं किए हैं उसको,
तो आपको देखो यहाँ पर आपको क्या पहले कन्वेक्स लेना है, तो पहले कन्वेक्स लेना है तो यहाँ पर आपको करना होगा V2 बाई यू, दोनों में सेम है बाई V1 बाई यू, क्योंकि दोनों में ऑब्जेक्ट क्या होगा, या m होगा V2 बाई U2 इंटू क्या होता है ऑब्जेक्ट साइज, और यहाँ भी V1 बाई यू इंटू ऑब्जेक्ट साइज होता है, ऑब्जेक्ट साइज कैंसिल हो गया और यू यू भी कैंसिल हो गया, नहीं तो ये तुम आराम से कर सकते हो ना, ये हो जाएगा V2 बाई V1। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पर कौन फॉर्मूला हम इस्तेमाल किए, इमेज साइज, देखो इमेज साइज इज इक्वल टू m इंटू ऑब्जेक्ट साइज, दिमाग लगाओ यहीं से शॉर्ट करोगे, शॉर्ट भी तो करना है ना, तो m जो है m1 प्लस ऑब्जेक्ट साइज दोनों का सेम है, रेशियो लेना है, तो रेशियो ये जब लोगे ना तो ये तो गए काम से, क्या होगा m का रेशियो होगा, m में v बाई यू है, u भी सेम है तो v1 बाई v2 हो जाएगा। ओके, v2 बाई v1 या v1 बाई v, मैंने दोनों केस में वेरी सिंपल है, ये करने के बाद अपना आ जाता है, अपना जो आंसर आता है 1/2 आ जाता है। ओके, अपन कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन वहीं पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है 2 नंबर, नहीं जी, तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मिरर यूज टू प्रोड्यूस इमेज विथ मैग्निफिकेशन 1/4। अब यहाँ इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 40, ऑब्जेक्ट और इमेज, ध्यान दो यहाँ पर, इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दे दिया, अ मिरर इज प्रोड्यूस एन इमेज विथ मैग्निफिकेशन 1/4, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दे रहा है, वह दे रहा है 40, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो इसमें क्या है कि आप पहला 2 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें पहले कह रहा है कि यह 1/4 है, तो इस 1/4 से साइड है विथ 1/4, 1/4 मीन्स प्लस है वो, तो 1/4 मैंने हो गया आपको कि 1/4 इजिकल टू है माइनस v बाई, ओके, मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दिए, तो हमारे पास 1/4 है यह, तो यहाँ से v इजिकल टू होगा माइनस u/4। ओके, एक तो इक्वेशन यहाँ आ गया। अब क्या है कि फोकल लेंथ हमको निकालना है, नहीं समझे, दूसरा क्या दिया है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 दिया हुआ है, डिफरेंस, ठीक है ना दोनों का। तो ये देखो यहाँ पर 2 चीज से प्ले हो रहा है, एक तो आपका मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव दिया है, तो ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। इसीलिए अगर आप बात करोगे तो अगर इस तरह के सवाल में ज्यादा फंसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इधर है तो यह डिस्टेंस मान ले कि x है, ठीक है ना, और इसका इमेज इधर बन गया, वर्चुअल इमेज बनेगा तो पीछे बनेगा मिरर के, हाँ, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, 1/4 है, ध्यान दो, तो ये कनकेव मिरर नहीं हो सकता, कन्वेक्स मिरर होना पड़ेगा। कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल जो इमेज बनता है, देखो सवाल कितनी कंसेप्चुअली प्ले करता है कि यहाँ पर आपको क्या दिया, मैग्निफिकेशन दिया प्लस, लेकिन 1/4 है, तो कनकेव मिरर में रियल का वर्चुअल इमेज बनता है तो वह मैग्निफाइड बनता है, कनकेव में रियल का वर्चुअल इमेज बनता है तो वह क्या बनता है, मैग्निफाइड बनता है, और यहाँ पर आपको क्या है कि डिमिनिश्ड बन रहा है, तो यह मिरर क्या होगा, कन्वेक्स होगा। तो ये सोचना गलत है, यह मिरर क्या है, कन्वेक्स है, कनकेव है, यह मिरर आपका क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपको बात करोगे तो आपका मिरर जो आएगा ना, ऐसा आएगा, क्या आने वाला है मिरर, मिरर यह आने वाला है कन्वेक्स टाइप का, ये कन्वेक्स मिरर हो गया, और देखिए और क्या होने वाला है, कन्वेक्स मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और इमेज इधर बन गया, ठीक है ना। अब यह डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, देखो यह x है तो यह होगा x/4, इसका मतलब यह ऐसे किया कर, ये क्या है x/4 है, क्योंकि क्या है ये 1/4 का बना रहा है, तो आपको कितना आ गया 5, तो x प्लस x/4 इजिकल टू कितना दिया है, बोलो 40 दिया, डिफरेंस दिया है क्या, दोनों के बीच ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दिया है ना, तो ये 40 दिया है, 40 दिया है, तो यह 5x/4 इजिकल टू 40 आ गया। इस तरह अगर देखिए तो आपका x कितना आएगा 40 इंटू 4/5, और यह हो गया 32 सेंटीमीटर, हो गया। अब u आपका आ गया, u हो गया -32 सेंटीमीटर, हो गया, और v तुम्हारा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 4 टाइम्स है ना, इतना तो पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हो गया क्योंकि इधर होगा, और लगा दो 1/v प्लस 1/u 1/u होगा, और यह जैसे लगाइएगा एफ निकल जाएगा। ओके, नाउ आपका अगला जो है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, तो पहला जो है वह देखिए क्या आता है, अगला 3 क्वेश्चन है,
कि फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ, यही है ना, फाइनाइट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये है, इसको आप पढ़ने की कोशिश करें। ये दे रहा है ये कि आपका फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड normal to the principal axis at distance of 30 centimeter from convex mirror or a focal length 30. A plane mirror is now placed in such a way that the image produced by both the mirror coincide with each other. The distance between two mirror क्या होगा? देखो कह रहा है एक फाइनाइट साइड का ऑब्जेक्ट को रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस पर 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। देखो आपको मैं बता रहा हूं कि इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, इसमें सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि ये कन्वेक्स मिरर है, किसी ने रख दिया, ये कन्वेक्स मिरर किसी ने रख दिया, और जैसे ही ये कन्वेक्स मिरर है, अब देखिए भाई आपका ये कन्वेक्स मिरर है और यहां पर एक मिरर रख दिया इसने कहीं पर, इसकी फोकल लेंथ भी 30 है और ऑब्जेक्ट भी 30 पर रखा है। तो बहुत सा लड़का सोचेगा जो फोकस पर रखा हुआ है, फोकस पर ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रख सकते हो, तो ये इसका फोकस इधर होता है, तो इधर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज थोड़े बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो आप देखो यहाँ पर अगर बात करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट जब भी आप फोकल लेंथ के बराबर पर ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो आपका इमेज हाफ आ जाता है। तो यह अगर 30 है ना तो इमेज बनेगा 15 पर, हम करके भी देखोगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 पर जब भी कन्वेक्स मिरर हो और उसका फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट भी 20 पर रख दिया तो इमेज कहाँ बन जाएगा 10 पर पीछे। तो यहाँ 30 है तो इमेज वह बनाएगा यहाँ पर और यह हो जाएगा तुम्हारा 15 सेंटीमीटर, इमेज बन गया। किसका बेटा? इसका। किसके द्वारा? इसके द्वारा। अब प्रॉब्लम है कि बहुत सा बच्चा समझेगा मिरर लगा तो रे कहाँ से जा रहा है, तो इधर से रे चला जाएगा कुछ पोर्शन, लेकिन इससे रिफ्लेक्ट होकर इस पर नहीं आएगा, इसलिए सक्सेसिव रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सिर्फ दोनों इंडिपेंडेंट इमेज बनाएंगे। नो पैरालैक्स भी लिख सकता है, कॉन्साइड कर रहा है इमेज, उसके लिए दूसरा वर्ड होता है नो पैरालैक्स। तो यहाँ पर अगर बात करो तो यह 15 सेंटीमीटर आ गया, और भाई देखिए ये डिस्टेंस की बात कर लो तो ये डिस्टेंस आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर आपको यह डिस्टेंस अगर डी है तो ये भी डिस्टेंस आपको डी आने वाला है ना। तो ये और ये 2D हो गए, और 2D आपको कितना आने वाला है, तो ये डिस्टेंस आपका 30 है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है भाई 30 पर, और वह 15 45 हो गया, 45 आ गया, तो डी आपका कितना आ गया 22.5 आ गया, और 22.5 आ रहा है किसके बीच का डिस्टेंस भाई, तो इससे इसके बीच का डिस्टेंस आ रहा है ना। अब भाई ये डिस्टेंस निकालना है तो यार ये तो निकल जाएगा, तो 22.5 है और ये 15 है, आंसर हो गया 22.5 माइनस 15, आंसर हो गया। क्या कर लेंगे? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखो क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन था उस पर और क्या एक था, तो देखो भाई एक था, क्वेश्चन नंबर अपना 3 हो गया, 4 है, एक और क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी देखो सारा सवाल मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पाया है, ये देखने से तो यही पता चल रहा है नहीं जी। तो आप देखो ये भी एक सवाल है, तो यहाँ पर कह रहा है a concave mirror produces an image of an object such that the distance between the object and image is 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 20 सेंटीमीटर, और मिरर कौन है कॉनकेव में, उसमें कौन था कन्वेक्स का। अब देखो इफ द मैग्निफिकेशन -2 है -3 है तो ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज भी रियल होगा, ध्यान देना। अब क्या है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस, तो फोकल लेंथ का ट्वाइस कर देना है, काम खत्म। तो इस तरह का सवाल बनाने में देखो चालाकी करो, -3 दिया है मैग्निफिकेशन, एक मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x होगा तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा 3x होगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, इस बात को आप समझिए कि आप अब बात को समझो, बात आप समझने की कोशिश करो कि ये जो है कॉनकेव मिरर पहला मिरर क्या है कॉनकेव में, क्या दूसरा। आप देखो अगर ऑब्जेक्ट को तुमने मान लिया कि x पर है और मैग्निफिकेशन कितना है 3x है, -3 है, तो इमेज तो कॉनकेव मिरर में इमेज रियल बनेगा तो इधर ही बनेगा। तो ये डिस्टेंस इमेज ये p हो गया और ये p' इमेज हो गया, मैंने होगा इसे का मतलब है मैंने साइज ऑब्जेक्ट का दिया होगा। तो ये डिस्टेंस आपका यह 3x है ना, और यह डिस्टेंस बेटा क्या है x है, तो ये डिस्टेंस क्या है 2x है ना, और 2x कितना दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 है, तो 20 हो गया, और 20 हो गया तो x आपका हो गया 10, यानी u आ गया बेटा -10।
और v कितना आ गया -30। ओके जी, सही है। तो आप देखिए फोकल लेंथ क्या आ जाता है, तो 1/v आप प्लस 1/u 1/f कर दिया जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बात करें। अच्छा लगा, सबको समझ में आते जा रहा है? नहीं आएगा तो आप पूछिए, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, अब तो कोई सवाल नहीं था उधर। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्नेल्स लॉ होता है और वो उसको प्रूव किया है। मूल बात क्या है कि लेंस लॉ क्या होता है, जैसे यह μ1 है। देखिए अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूं इसको, कि यहाँ पर हमको समझना बहुत जरूरी है। देखो स्नेल्स लॉ में क्या होगा कि इधर μ1 है, इधर μ2 है, तो यह एंगल θ1 है, यह θ2 है। तो आपका जो भी इक्वेशन होगा यहाँ पर, तो इधर मीडियम आपका μ1 है और यह एंगल क्या है θ1 है, करेक्ट। सही है ना। तो आप क्या करोगे, या μ1 इंटू साइन θ1 इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट μ2 इंटू साइन θ2, ठीक है ना। अगर मीडियम डेंसर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें घटेगा और उसमें एंगल भी घटेगा, ठीक है ना, नॉर्मल से। यह हो गया। अब क्या होता है कि ये तो आपका हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर इंसिडेंट रे के लंग E1 हो गया यूनिट वेक्टर, रिफ्लेक्टेड रे के लंग हो गया E2, ठीक है ना, और नॉर्मल हो गया यह। तो नॉर्मल का डायरेक्शन किधर लेंगे, फर्स्ट मीडियम में, और नॉर्मल किधर होगा। तो अगर मान लो म्यू फंक्शन, म्यू इधर वेरी कर रहा है तो नॉर्मल इधर होगा, ठीक है ना। अगर म्यू फंक्शन दे दिया तुम्हारा एक्स का, म्यू फंक्शन एक्स का, तो नॉर्मल के किधर होगा, एक्स की ओर होगा। अगर म्यू फंक्शन किसका दे दिया, वाई का, तो नॉर्मल वाई की ओर होगा। अगर ऐसा वेरिएशन हो रहा है मीडियम का, तो नॉर्मल ऐसे होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का हम किधर लेंगे, फर्स्ट मीडियम में लेंगे, तो इधर लेंगे, ठीक है ना। अब यह यूनिट वेक्टर एक इधर ले लो, एक इधर एक इधर, तो लॉ जो होता है यहाँ पर, यह होता है μ1 इंटू वेक्टर में भी होता है E1 क्रॉस n इज इक्वल टू μ2 इंटू E2 क्रॉस n, ठीक है ना। और यह हो गया कि μ1 इंटू E1 क्रॉस n इज इक्वल टू μ2 इंटू E2 क्रॉस n होता है, और यह लॉ होता है। दूसरा क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब यह प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ दिक्कत क्या आएगी कि आपको E1 दिया रहेगा, E2 निकालना होगा। तो E1 में कोई कहेगा एक लाइन के लॉन्ग है, तो उस लाइन में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो यूनिट वेक्टर आ गया। परंतु क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लीजिएगा, तो E2 को मान लीजिएगा ऐसे, E2 इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और प्लस आप क्या मान लेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या मान लीजिएगा, जेड के कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप मान लीजिएगा, और इसका एक्स स्क्वायर यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये भी ध्यान रखिएगा, आपको क्या होगा कि इधर आ रहा है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू 2 हो सकती है, तो जेड वाली निगेटिव वैल्यू लेंगे। अगर इसको जेड एक्सिस मान रहे हैं हम लोग, इसको एक्स वाई प्लेन में यह है और यह है जेड की ओर नॉर्मल है, तो जेड का निगेटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो 2 वैल्यू आएगा। तो उसमें अगर रे तो रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रहा है, तो इसका जेड कंपोनेंट इधर आएगा। अगर इसको वाई मानोगे तो निगेटिव वाई लेंगे वाई, अगर जेड मानोगे इसको तो निगेटिव जेड लेंगे। ये इस पर आप ध्यान रखना। या दूसरा क्या है कि कॉस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है, तो E1 डॉट एन मोड कर दीजिएगा, और कॉस आर निकालना है, तो कुछ नहीं कर, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और मोड ऑफ E2 डॉट एन हो जाएगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है आपका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब क्या होता है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, या किसी भी सरफेस पर लागू होगा जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कर्व हो प्लेन हो सब कुछ होगा, मीडियम फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा, फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ चेंज होगा, और ये जो है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेमडा का हो जाता है। और μ1 बाई μ2 की बात करोगे तो ये भी होगा C2 बाई C1, ये भी होता है, और ये भी उल्टा हो जाएगा। क्या दूसरा बात क्या है कि आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वेवलेंथ चेंज होगा, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करेगा, मीडियम पर भी डिपेंड करेगा, इवन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। एयर का टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। जहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा मीडियम थोड़ा रेयर होगा, इसीलिए वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है। कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। रेड लाइट का निकालोगे तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कलर ऑफ लाइट की बात करोगे तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेमडा के। तो रेड का सबसे ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, उसका म्यू कम होगा, और ये इसे देख लेंगे। दूसरा क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्रिटिकल एंगल। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, कब क्रिटिकल एंगल बनता है ये जानना जरूरी है।
क्रिटिकल एंगल तब बनता है जब रे डेंसर से रेयरर में जाए। ओके, तो डेंसर से रेयरर में जब रे जाता है, जैसे यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, तीन तरह का। एक तो रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर रे यहां गया तो यहां पर जो लाइट गया रिफ्लेक्ट किया, तो थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा, माने थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जिसको नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। परंतु ये इसको कहेंगे जो लाइट यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, यहाँ थोड़ा सा, इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब क्या होगा कि ये डेंसर से रेयर में रे जा रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या आएगा, ज्यादा आ जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को 90 होने के पहले वो 90 हो जाएगा। तो जिस समय ऊपर वाला एंगल 90 होगा, उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा उसको हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे, और उससे कम होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, और उससे ज्यादा होगा तो टीआईआर होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा कंडीशन ही होता है कि पहले तो साइन सी का एक इस पर बड़ा सवाल पूछा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर, साइन सी का फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये होता है। अब याद करने का तरीका है भाई ये कि साइन है तो 1 से कम होगा तो नीचे होगा, म्यू ज्यादा होता है डेंसर मीडियम का। और देखिए आई अगर ग्रेटर देन सी हो गया, आई ग्रेटर देन सी तो टी आई आर होगा, टी आई आर है। अगर आई लेस और इक्वल टू सी है, इवन सी पर भी क्या होगा बोलो, सी पर भी रिफ्रैक्शन होगा, क्या रिफ्रैक्शन, और इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होते ही है, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ लाइट कम रहती है। तो आई ग्रेटर देन सी है तो टी आई आर होगा, आई लेस और इक्वल टू सी है तो आपका क्या आएगा, रिफ्रैक्शन होगा। सही है ना, लेस और इक्वल टू सी पर दोनों पर होता है। अब देखो ये ग्राफ जब खींचोगे तो क्रिटिकल एंगल तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यह डेल्टा डिविएशन का ग्राफ है। तो डिविएशन क्या होता है, देखिए इसमें डिविएशन की बात करोगे तो लाइट अगर म्यू2 से अगर म्यू1 में जा रहा है तो रे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे चला गया, तो अगर ये एंगल आई है तो यह एंगल आर है, तो ये रे सीधे चला जाता है तो डिविएट इतना से हुआ है। जैसे यह रे ऐसे सीधे चला जाता है, इधर चला गया, तो ये टोटल एंगल आर है, और ये टोटल ये जो है यह और ये ऐसा ही आती है, एंगल आई है, तो आपका डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर माइनस आई आएगा। डेल्टा इक्वल टू तुम्हारा क्या आएगा, आर माइनस आई। ठीक है ना। अब ये आर माइनस आई आएगा, स्नेल्स लॉ लगा लोगे तो काम होगा, तो आपका ग्राफ जो आता है ऐसा आ जाता है। रिफ्लेक्शन तब जब तक होते रहता है ग्राफ ऐसा होता है, और टी आई आर हो गया तो रिफ्लेक्शन में, तो लाइट अगर गया यहाँ पर और यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है कोई चीज, तो ध्यान दीजिए जब रिफ्लेक्ट होगा तो यह एंगल अगर आई है और यह भी एंगल आई है, तो रे इधर जाता, अब यह डेल्टा होगा, और यह डेल्टा निकालोगे तो ये पूरा 180 होगा, तो डेल्टा हो जाएगा पाई माइनस 2i, तो ये एकाएक जंप मार जाएगा डिविएशन। तो इस केस में डिविएशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसीलिए यह हो गया, ये टी आई आर का है और ये रिफ्लेक्शन का। तो ये ग्राफ जो है दिया है, इस पर ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट पूछ भी सकता है, नहीं जी पूछ देता है डायरेक्ट भी, क्योंकि टाइम कम रहता है ना, इस ग्राफ पर थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है कि इस ग्राफ पर आप ध्यान रखें, इस ग्राफ पर ऐसा रहता है और ऐसा रहता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है इसमें देखिए, हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि रिफ्रैक्शन से इमेज बनता है, तो रिफ्रैक्शन से जब इमेज बनता है ना, तो उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रे को फ्रैक्शियल लेना चाहिए। रे अगर फ्रैक्शियल है तो साइन आई आई होगा, साइन आर आर होगा, टेन आर आर होगा, टेन आई आई होगा, कॉस आई 1 होगा, साइन कॉस आर 1 होगा, ये ध्यान रखना होगा। दूसरा क्या है कि स्नेल्स लॉ में भी होगा म्यू1 साइन आई म्यू2 साइन आर के बराबर है, तो म्यू1 आई क्या होगा, म्यू2 आर के बराबर हो जाएगा, और उसके आधार पर हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो मीडियम कोई भी हो, देखो सरफेस अगर प्लेन है तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, अब ऐसा सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के लिए एक रिफ्रैक्टिव सरफेस फॉर्मूला आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वह फॉर्मूला क्या आता है, डिराइव करोगे तो वह आता है जैसे यही सरफेस है, रे इधर से इधर जा रहा है, यानी देखना है कि रे किस मीडियम से इंसिडेंट हो रहा है, तो इससे इंसिडेंट हो रहा है तो यह म्यू1 मानना पड़ेगा और इसको म्यू2। यह सरफेस ऐसे हो चाहे ऐसे हो कोई मतलब नहीं है, और फॉर्मूला होता है म्यू2 बाई भी और माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
म्यू2/v और माइनस म्यू2/v माइनस म्यू1/u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1/r। ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला को आप समझने की कोशिश करो कि म्यू2/v माइनस म्यू1/u इजिकल टू म्यू2 माइनस म्यू1/r होता है। देखो रे इधर से इधर जाए, इसका ये रेडियस होता है। अगर वो प्लेन सरफेस होगा तो r को इन्फिनिटी रख देना, अगर प्लेन सरफेस नहीं है तो r इधर आया। साइन कन्वेंशन कैसे लगाना है, जैसे पहले था। तो यह रे ऐसे ऐसे जा रहा है तो साइन कन्वेंशन वैसे, इधर क्या होगा पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा। जैसे इसका रेडियस 20 दिया रहता है तो -20 ले लेते, और यहाँ r इक्वल टू 2f फॉर्मूला लागू नहीं होता है। पहली बात इंपॉर्टेंट सुनिए कि यह r इक्वल टू 2f क्या हो जाएगा, यहाँ लागू नहीं होगा। तो कहोगे यहाँ फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो रे को ऐसे डाल दो पर लेंथ, यानी u को इन्फिनिटी मान लो और v निकाल दो तो वह v1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। इसमें फोकल लेंथ निकालने का तरीका क्या है, u को इन्फिनिटी मान और v निकाल, और जो v निकलेगा वही फोकल लेंथ हो जाएगा। करेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका भी मैग्निफिकेशन पर इसमें सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन अगर पूछता है तो मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है μ1v/μ2u। ये फॉर्मूला में, इसी में म्यू2 को माइनस, इसी फॉर्मूला में म्यू1 को माइनस म्यू2 रख दो तो मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। इसी फॉर्मूला में, इसी फॉर्मूला, क्योंकि क्या होगा सेम डायरेक्शन में लौट के आएगा। तो इसमें क्या रख दोगे, म्यू2 क्या किसको लिखोगे, म्यू1 को माइनस म्यू2 रख दो तो कौन फॉर्मूला आ जाएगा आपको, बोलिए, मिरर फॉर्मूला होगा। तो इसी से मिरर फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं। इफ म्यू1 इज इक्वल टू माइनस म्यू2 तो आपका यह मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। क्या होगा, मिरर फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूला कैसे क्या होता है, 1/v प्लस 1/u 1/f, ठीक है ना। यहाँ पर मिरर फॉर्मूला में r इक्वल टू 2f हो जाता है, तो ये 2/r भी लिख सकते हो, इसको 2/r, r इक्वल टू 2f होता है तो 2/r आ जाएगा। लाइक ये 2 है, ठीक है ना। जैसे आप देख ले, यहाँ पर फॉर्मूला में रखिए, म्यू1 को माइनस म्यू2 रख दो, या यहाँ म्यू1 को माइनस म्यू2, तो ये कट गया कि नहीं, ये तो सब जगह म्यू2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/v माइनस 1/u, और यह माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/r आ गया। करेक्ट। अब देखिए इसके बाद ये फॉर्मूला पर ध्यान रखिएगा, और ये सब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव सरफेस है, और उसमें देखिए μ1v/μ2u ये फॉर्मूला है। इसको आप चाहेंगे तो याद करने का कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मैंने ये सब समझा दिया है। हाँ, अब एक होता है ऑब्जेक्ट स्टिफनेस, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक है। ये क्या है कि अगर मान लीजिए कोई स्लैब है लाइक दिस, और ये स्लैब है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, और इस स्लैब से रह गया, इधर से आंख लगाकर नॉर्मली देख रहे हैं आजू बाजू से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट देखिएगा कि यहां से देखिएगा तो यह P डैश पर आ जाएगा। कहा आ जाएगा भाई, P तुम्हारा P डैश पर आ जाएगा, और यह डिस्टेंस तुम्हारा x हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट तुमको कहाँ दिखाई देगा, असल में ये P डैश क्या है, इमेज है। किसके द्वारा बना हुआ इमेज है, पहले इसके द्वारा इमेज बना, फिर इसके द्वारा बना, और फाइनली हमारे आंख में गया। तो यह P को कहाँ देख रहा है, P डैश पर, तो वह जिधर रे जा रहा है उधर शिफ्ट करेगा ऑब्जेक्ट, माने यह इमेज दिखेगा तुमको। और वह कितना आगे दिखेगा, जिधर इंसिडेंट रे हो रहा है। एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है T इंटू 1 माइनस 1/v। करेक्ट। उतना आगे दिखता है, ठीक है ना, कि आपको देख रहे हो तो उतना आगे दिखेगा। करेक्ट। और एक और होता है अपैरेंट डेप्थ। क्या होता है भाई, एक आपका बड़ा प्यारा सा आ जाता है जिसको हम कहते हैं अपैरेंट डेप्थ। तो अपैरेंट डेप्थ क्या हो जाता है पता है आपको, आपको पता है कि अगर कोई वेसल है और इसमें इतना दूर में T1 है और μ1 है, इतना दूर में T2 है और μ2 है, ऐसे ऐसे ऊपर से यह पॉइंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो इसका इमेज बनेगा। तो P का इमेज बन गया यहाँ P डैश पर, तो इसको हम कहते हैं रियल डेप्थ। P का यह रियल डेप्थ है, जहां से देख रहे हो एयर है, यहां से देख रहे हो, तो यह हो गया आपका रियल डेप्थ, यह रियल डेप्थ होगा। और ये डिस्टेंस आपका देखो ऊपर से जहां से देख रहे हो आंख लगाकर, यहां से ये P डैश की जो डिस्टेंस होगी ये होगी अपैरेंट डेप्थ। ये आपका क्या होगा, अपैरेंट डेप्थ, और यह आपका क्या होगा, रियल डेप्थ। और ये जो होगा क्या होता है कि म्यू इक्वल टू होता है रियल डेप्थ बाई अपैरेंट डेप्थ। क्या होता है, रियल डेप्थ बाई अपैरेंट डेप्थ। तो आपका इसका रियल डेप्थ क्या है T1, तो इसके लिए अपैरेंट डेप्थ होगा, अपैरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, अपैरेंट डेप्थ जो होगा, अपैरेंट डेप्थ जो होगा, अपैरेंट डेप्थ जो होगा, अपैरेंट डेप्थ होता है वह क्या हो गया,
तो ये T1 बाई म्यू वन, तो ये हो गया T1 बाई म्यू वन। क्यों? तो इसके लिए रियल डेप्थ क्या होगा? T1 और बाई म्यू कर दिए तो अपैरेंट डेप्थ निकल गया क्या? नहीं, क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है? रियल डेप्थ बाई अपैरेंट डेप्थ होता है। तो अब प्लस उसके लिए क्या हो जाएगा? T2 बाई म्यू टू। बहुत सा मीडियम होगा तो ऐसे ऐसे करते ना, 2 से अधिक वो नहीं करेंगे, करेंगे तो मरेंगे वो, क्योंकि टाइम नहीं रहता बच्चा के पास। ठीक है, आप देखिए। हाँ, अब सवाल एक तो हो गया। दूसरा क्या होता है? लेटरल शिफ्टिंग एक होता है। एक क्या होता है बेटा? लेटरल शिफ्टिंग। जैसे यहाँ रे पड़ा, या रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ गया, पुनः यह इसके पैरेलल हो जाएगा। अगर यह AR है, यह भी AR है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और यह थिकनेस डी है। फॉर्मूला को याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा एग्जाम में। तो ये जो है, अगर ये मीडियम नहीं बदलता, ये सीधे चला जाता, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यही लेटरल शिफ्टिंग कहलाता है। और इसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू, इसकी थिकनेस डी है ना, तो ये एंगल आई हो गया, और यह रे जो जा रहा है ना, देख यह रे सीधे चला जाता है। ऐसे रुको, थोड़ा धीरे धीरे समझा देता हूँ। हाँ देखिए, तो मैं बता रहा हूं, उसको समझिए। 2 मिनट थोड़ा ध्यान दे दीजिए कि मेरे पास जो आ गया वह, ठीक है। आप देखो, जो बात है उसको तुम ध्यान दो। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो, लिखने का टेंशन मत ले। चिट्ठी तो है, नहीं समझे? उसका सोल्व एग्जाम्पल हटाया गया है और जेई मेन वाला डाला गया है, समझे? अब देखिए, तो मैं बता रहा हूं कि ये जो है आपका एक लेटरल शिफ्टिंग होता है। लेटरल शिफ्टिंग क्या होता है उसको समझो, समझने की कोशिश करो, लिखो मत कुछ। हो गया, लेटरल शिफ्टिंग हो गया। लेटरल शिफ्टिंग क्या होता है? तो भाई अपन को एक बात सोचना पड़ेगा। लेटरल शिफ्टिंग जैसे हम कह रहे हैं यह फार्मूला, तो घर जाकर के गोल मार देना उस पर, नहीं ये फार्मूला याद रखना है, नहीं। अब पता चल जाएगा कौन कौन फार्मूला यूज हो रहा है, तो याद कर जाएंगे अपन क्या। तो आप एक बात देखिए, यहां से अगर रे चला, इसकी थिकनेस दी है, इधर भी AR है, इधर भी AR है। अब यह रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आया बेटा। अब ये नहीं रिफ्लेक्ट करता तो किधर जाता बेटा? ये रे सीधे चला जाता ऐसे। तो देखो, यहां से फिर यह रिफ्लेक्ट करेगा, तो सेम मीडियम में अगर नॉर्मल पैरेलल है, तो सेम मीडियम में क्या हो जाता है? रे पैरेलल हो जाता है। तो ये रे है, और ये जो है, अब देखो, ये डॉट डॉट से इधर आगे गया है, अब इसके पैरेलल यह हो गया, तो एंगुलर डिविएशन क्या हो गया? 0, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गए। अब यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दिए इस पर, और जैसे ही आप परपेंडिकुलर डालिएगा, यह डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो गया? D, और यह एंगल तुम्हारा क्या हो गया? I, और ये एंगल तुम्हारा क्या है? R है क्या? तो यह एंगल I हो गया और यह R हो गया। तो अब क्या होगा कि D इक्वल टू क्या होगा? लेटरल शिफ्टिंग। तो यह होगा T sec R इंटू साइन I माइनस R। क्या? D इक्वल टू T sec R साइन I माइनस R होता है। अब यहाँ I दिया रहेगा, R निकालना है तो सेनल लगा देंगे, 1 इंटू साइन I इक्वल टू म्यू इंटू साइन R, और सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और ये थिकनेस है, ये फॉर्मूला याद भी रहता है जनरली बच्चों को। अब देखिए, हम लोग का ये हो गया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, नहीं। तो देखिए, यही इसी में क्वेश्चन है। देखिए, इसमें देखिए यही सब फॉर्मूला था, सारा चीज मैंने बता दिया। यह पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट ऑफ अ रे रिफ्लेक्टेड थ्रू पैरेलल साइड स्लैब, यही आ गया। देखो बहु, तो इसके लिए T sec R साइन I माइनस R, तो 1 बाई cos R क्या हो जाएगा? sec R हो जाएगा। तो H sec R साइन I माइनस R आ गया ना। अब देखिए, मैं जो बात बताता हूं उसको सुनिए, यही क्वेश्चन था पहला। अब इसमें देखिए, अगला पॉइंट देखिए, दूसरा सवाल आ गया कि 2 लाइट बीम, उसी टाइप का देखो सवाल दे रहा है, रे डायग्राम पर प्लेन सरफेस पर सवाल। एक और छूट गया, एक और छूट गया। तो हाँ, पहला हो गया, हाँ ये है, दूसरा सवाल है। अब ये दूसरा सवाल को समझिए। पर एट द इंटरफेस बिटवीन मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड M2 और द क्रिटिकल एंगल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ EM is θ1c and 2 material replaced by another material having refractive index in N3 such that the critical angle at which interface between N1 and N3 is इतना। तो दोनों में डिफरेंस, ये जो है NTA में आया था, तो इसको ड्रॉप कर दिया था क्योंकि रेशियो निगेटिव आ रहा, तो ड्रॉप उसने दे नहीं पाया था। तो इस ऑप्शन को आप थोड़ा सा देखिए, और ये सवाल अच्छा है। इसका ऑप्शन में क्या है कि मैंने तो चेंज कर दिया था, मैंने किया है, तो ये हमारा तो सही हो गया, ए आएगा। लेकिन NTA वाले ने माइनस नहीं लिया था, तो या तो अपन ड्रॉप कर देते क्वेश्चन को, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि क्वेश्चन अच्छा था
और ये ड्रॉप क्यों करना है, तो क्या एरर था वो मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूं कि ये जो है ये सवाल में साइन इनवर्स -5/6 आंसर आ रहा है। सवाल कह क्या रहा है कि एक तो मीडियम हमारा क्या है, फिक्स कौन है, रिप्लेस कौन कर रहा है, N2 को N3 से रिप्लेस कर रहे हैं, यही ना हो रहा है। और ये तो वैल्यू जो दिया हुआ है उसको देखने की जरूरत है। वह क्या किया, ये देखो N2/N3 दिया हुआ है आपका। एक तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाकर यही रहते हैं क्योंकि डेटा बहुत दिया है ना। तो देखिए आपका दिया हुआ है N3 ग्रेटर है N2 से और N2 ग्रेटर है N1 से। हम N2 को रख रहे हैं मीडियम में, पहले रखा हुआ था, N2 को हटाकर N3 ला दिए। तो आपको मैं बता रहा हूं कि साइन लिखने और फिगर नहीं बनाने को, साइन हमारा पहला केस में क्या था, θ1c था, यही ना था। साइन क्या किया है कि एट इंटरफेस बिटवीन मटेरियल हैविंग N1 N2 क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है θ1c और N2 मटेरियल इज रिप्लेस बाय अनदर N3, देन द सच दैट द क्रिटिकल θ2c हो गया। तो साइन θ1 क्या होगा, डेंसर बाय रेयरर होगा। तो दैट विल बी N1 ग्रेटर है कि N2 है, N3 है, N1 सबसे छोटा है, तो यह रेयरर बाई यह हो गया करेक्ट। और यह साइन θ2c कर दीजिए, यह कितना हो जाएगा, बोलो, N1 तो रहेगा ही, बाई N3 हो गया, यही हो गया। अब दोनों का ये कमाल की बात है कि इन्होंने डिफरेंस हाफ दिया है, तो हमको निकालना है कि θ1c क्या होगा। तो एक तो आपका भाई साइन θ1c और माइनस साइन θ2c दिया हुआ है, साइन θ1c माइनस θ2c, और ये वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, साइन θ1c माइनस साइन θ2c इजिकल, नहीं ये उल्टा लिख दिए, नहीं हमको इसमें से इसका दिया हुआ है θ2c है, थोड़ी ये थोड़ा सा देख लीजिए, साइन θ2c माइनस साइन θ1c इजिकल टू हाफ दिया हुआ है। पहले तो अपन को बिना कुछ सोचे हुए वैल्यू रखना चाहिए, नहीं N1/N3 माइनस क्या है आपको साइन θ1c चाहिए N1/N2 और ये आपको हाफ दिया है, सही है, कोई दिक्कत, हमको निकालना क्या है साइन θ1c, वही ना निकालना है। तो ये हाफ दिया हुआ है, तो N1 आप ले जा सकते हैं उधर, हमको चाहिए तो साइन θ1c हमको चाहिए साइन θ1c और यह है N1/N2, ठीक है ना, N1/N2 होगा। अब इसमें क्या है कि आप सोल्व कर लो, आ जाएगा, माइनस में आता है, ये अब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, देखो वो माइनस में आ जाता है, हमने करेक्ट कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो ना। अब इसको थोड़ा इधर उधर करना है, N1 से मल्टीप्लाई करना है, इधर उधर करके आ जाता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन जो है आपका है वह है ये, 2 लाइट बीम्स फॉल ऑन ट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक। देखिए यह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक है, ध्यान दीजिए, इस फिगर को समझिए, ये फिगर क्या कह रहा है उसको समझने वाली बात है कि इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक स्लैब है, ठीक है ना, और एक रे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, ओके, और एक रे आपको इंसिडेंट हुआ है ऐसे। अंतर क्या है कि ये जो है N2 है, ये N2 है और यह N1 है, N1 बड़ा है N2 से, सवाल में शायद लिखा है, देखिए कि दिया गया 2 लाइट बीम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, 1 2 θ1 θ2 is shown in figure. After refraction, the beam intersect at point 3, which is exactly at the interference of other end. ठीक है ना, given that कि 1 2 का d4/3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक N2 लेस है, हो गया, ये चीज हमारे हमको क्लिक किया कि यहाँ पर आपका θ1 है और यहाँ पर आपका θ2 है, θ1 है, दोनों जगह सेम है, θ2 है क्या, θ1 θ2 शायद बराबर दे रहा है ना, यहाँ पर देखिए, तो दोनों जगह आपका θ1 ही है। अब यहाँ पर आप रे को ले जाइए क्या, और यहाँ पर यह डेंसर से रेयरर में आ रहा है, तो थोड़ा सा यह रे थोड़ा डिविएट करेगा, ऐसे जा रहा था ये कैसे जा रहा था, ऐसे, अब क्या होगा, ये डेंसर से रेयरर में आ रहा है, तो ये ऐसे कुछ कांड कर दिया है ऐसे, ठीक है। अब ये थिकनेस होगा T, समझ रहे हैं ना, और ये एंगल जो होगा ना थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा और इधर भी थीटा होगा, काम करें, जैसे यहाँ पर यह थीटा हो गया तो सेनेल से लगाइएगा तो ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा, सही है ना, ये भी थीटा होगा, करेक्ट। अब हमारा क्या दिया क्या है ये देखिए, तो इसमें दिया है आपका थीटा का वैल्यू दिया है, ओके, अब डी दिया हुआ है,
व्हाट इज डी? तो डी जो है आपका इनके बीच का सेपरेशन है, ये डिस्टेंस डी। ओके, तो यह d/2 होगा, और यह जब d/2 होगा तो थीटा हम निकाल सकते हैं क्या? सेनेल्स लॉ लगा लीजिए। तो यह होगा ऊपर का मीडियम है n1 sin 90 माइनस θ1, एंगल ऑफ इंसिडेंट यह होता है, इज इक्वल टू होगा n2 sin θ। करेक्ट, एक तो इक्वेशन यह हो जाएगा, और ये d/2 है, तो ये से d/2 से यह निकल सकता है, क्या होगा? तो इस एंगल के लिए क्या है, ये cot θ आ जाएगा सर। ये कितना आ जाएगा देखो, तो t इक्वल टू इस ट्रायंगल से निकाल लीजिए, है तो यह होगा d/2 cot θ। आएगा क्या? नहीं आएगा? करूँ क्या? इस ट्रायंगल में देख ले, है cot θ इक्वल टू क्या होगा, यह बाई यह, है तो यह तो निकालना है ना, तो आ गया। अब थीटा को देख करके आप काम करते रहो, हो जाएगा क्या? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वह क्या आने वाला है कि 6 है, 6 ही है ना। तो 6 नंबर देखिए, लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स फ्रॉम ग्लास स्फेरिकल सरफेस, है एक तैर पीछे, तो एक पीछे था 4 नंबर, सही कह रहे हैं आप, 5 भी है। तो ये 4 नंबर देखिए, ये 4 नंबर में थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं इजिली 4 नंबर को। ये 4 नंबर में ज्यादा माथापच्ची नहीं है, यहाँ पूछ क्या रहा है, ये माथापच्ची है। स्फेरिकल सर्फेस दो मीडियम को कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये राइट टू द स्फेरिकल सरफेस। रेडियस दिया है कि नहीं, है क्या पूछा है इसमें, बोल। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है तो आर दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया है, तो इमेज कहाँ बनेगा यही तो बोल रहा है? तो ये देखो रे किधर से किधर जा रहा है, ये देख लेते हैं क्या। देखो ये थोड़ा सा बनाओ, एक प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, कि यहाँ पर रे आपका जाएगा इधर से इधर जा रहा है ना, तो आपका μ1 हो गया μ2/v, तो μ2 हो गया 1.5 अब बाई v, यही तो निकालना है। अब माइनस μ1 क्या है, 1 है, अब बाई u कितना है, -0.2, ठीक है ना। 1.5v/v अब माइनस 1/-0.2 दिया है नहीं, और इज इक्वल टू होगा μ2 माइनस μ1, यानी 1.5 - 1 अपॉन r क्या है +0.4, ठीक है। क्या सेंटीमीटर में बदल दोगे तो और जल्दी हो जाता है फटाफट, ठीक है ना। अब 5 नंबर देखिए, कंटेनर है और उस कंटेनर में लिक्विड है विथ रिस्पेक्टिव इंडेक्स क्या है 1.2 है। देखिए, अ कंटेनर कंटेन्स अ लिक्विड with refractive index 1.2 up to a height of 60 centimeter, and another liquid having refractive index 1.6 is added to height h above the liquid. You view the above from above. The apparent shift in the position of bottom container is 40 centimeter. apparent shift है, ये इसमें गलती कर सकता है बच्चा। apparent shift का मतलब आप समझ रहे हो, यानी यहां पर था ये शिफ्ट कर गया, एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। अपैरेंट शिफ्ट माने वही जो हम लोग शिफ्टिंग किए थे ना, वह अपैरेंट डेप्थ नहीं पूछ रहा है कि T1/μ1 प्लस T2/μ2 लगा दोगे। तो अपैरेंट शिफ्ट जो होगा x इक्वल टू क्या होगा, T1 × 1 - 1/μ1 प्लस T2 × 1 - 1/μ2। ये कितना दिया है अपैरेंट शिफ्ट, 40 दिया है, ठीक है। तो एक का तो दिया हुआ T1/μ1, क्या दिया है बंधु, T1/μ1 अपन को दिया हुआ इसमें, देखो वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो आपका क्या आने वाला है देखिए, तो ये होगा 40 = T1 पहला का थिकनेस कितना दिया है जी, 60, रिफ्रैक्टिव अप टू हाइट 60, तो यह हो गया 60 × 1 - 1 बाई क्या है वह 1.2 है। अब प्लस T2 निकालना है, T2 तो ही निकालना है, और इंटू आपका 1 - 1/1.6 आप निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। अगला देखिए, इसके बाद यह सवाल हो गया, 5 नंबर भी हो गया। आप देखिए 5 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 5 हो गया। अब देखिए इसके बाद आप 6 देखिए, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, μ 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है, और द इमेज इज फॉर्म एट 200 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्लास सरफेस इनसाइड द ग्लास, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस। समझ रहे हैं ना कि एक लाइट है, पॉइंट सोर्स है। देखो अब देखिए सवाल को, देखिए क्या कहता है कि ये सवाल को देखने की चीज है, ये वाला, ये सवाल क्या कह रहा है कि भाई एक ग्लास है और यहाँ पर कोई पॉइंट सोर्स है,
और इसका इमेज बन रहा है 200 सेंटीमीटर ग्लास के अंदर, है ना। एयर फॉल्स फ्रॉम स्फेरिकल ग्लास सरफेस म्यू 1.5 दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ग्लास सरफेस इनसाइड द ग्लास, ठीक है। तो ये तो ग्लास ऐसा नहीं बना है, ऐसे कांड कर दिया, ऐसा बना दिया ग्लास, नहीं समझे। और यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट पी रख दिया और इसका इमेज जो बन रहा है इसी के अंदर, यहाँ से 200 पर बन रहा है ना क्या, तो रे इधर से इधर जा रहा है, तो म्यू 2 हो गया 1.5 अपॉन वी, वी कितना हो गया 200 है, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 क्या हो गया 1, अब भाई यू इजिकल टू म्यू 2 1.5 माइनस 1, अब भाई रेडियस कितना आ गया बोलो, तो रेडियस तुम्हारा कितना उसका दिया हुआ है शायद, रेडियस उसका कम दिया है, कितना दिया था देखो, रेडियस था उसका 50 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रख दीजिए 50, आ जाएगा ना, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं एक एक स्टेप का सवाल हो रहा है। अब इसके बाद आपके पास है 7 भी एक सवाल है, 7 को देखिए, ये अब म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर लगा दिया गया। अब दूसरा पॉइंट आपको जो समझना है, आवाज आ रही है तुम लोग को प्रॉपर, हेलो हेलो हेलो, अब देखो इसके बाद देखो तो क्या होता है, इसके बाद देखिए इतना तो हो गया अपना, अगला देखो, तो अगला हमारा जो है कौन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो ट्रांसपेरेंट ब्लॉक, आवाज आ रही है कि नहीं जी, हेलो, आप देखो आ रही है, अब देखो 7, ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ए हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 is surrounded by another medium of refractive index as shown in figure। यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ है, ये फिगर से ही हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि इसमें क्या हो गया भाई, कि इसमें जो है फिगर में क्या है कि यहाँ से यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, फिर यह एंगल 90 डिग्री हो गया, तो यह क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो पहला है कि ये साइन थीटा सी को आप देख लो, तो क्रिटिकल एंगल यहाँ बन रहा है कि नहीं, ये 90 डिग्री पर ये चला गया, तो क्रिटिकल एंगल जब बनेगा तो वह साइन थीटा सी कितना आएगा बताओ, साइन थीटा सी होगा, बोल रेयरर बाई डेंसर होगा क्या, तो रेयरर कितना है बोल 1 है, और डेंसर कितना है 1 बाई 1.25, नहीं तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो 4/5 होगा क्या। अब यह 4/5 आ गया, माने यह थीटा सी आ गया आपको 53 डिग्री होगा क्या, कितना होता है ये 53 डिग्री आ गया। अब यह 53 डिग्री हो गया तो यह एंगल 37 डिग्री हो गया ना, तो ये देखो थीटा ले तो 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1.4, ये 1.5 को क्या लिख सकते हैं 5/4, नहीं 5/4, और इंटू यह एंगल कितना आ गया साइन 53, करेक्ट साइन 37, सॉरी ऐसे बनाना तो जल्दी होगा, बहुत सा इसमें 90 माइनस थीटा थीटा सी करते रहेगा तो टाइम ले लेगा। और नेक्स्ट में देखिए प्रिज्म आ गया, अब प्रिज्म की बात कर लेते हैं 2 मिनट, बहुत जल्दी। प्रिज्म में क्या होता है, मेन मूल मंत्र क्या है कि प्रिज्म में क्या होता है, ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में I 90 हो जाता है, ग्रेजिंग इमरजेंस में I डैश 90 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पर सेनेल्स लगा देते हैं, यहाँ भी सेनेल्स लगा देते हैं। एक चीज जो है पेपर में पूछता है मिनिमम डिविएशन, सबसे अच्छा उसमें होता है एक मिनिमम डिविएशन, तो मिनिमम देखो एक तो है कि यह अगर प्रिज्म है तो यहाँ फार्मूला क्या होते हैं, तो ये देखो फार्मूला जो होता है ना ऐसे होता है, इसको आई बोलते तो इसको आई डैश बोलते, इसको आर बोलते हैं तो इसको आर डैश, ठीक है ना, ये ना है नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये अंदर वाला है, यह एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है इन दोनों सरफेस के बीच के एंगल को। तो आपको एक तो होगा आर प्लस आर डैश ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, और 1 इंटू साइन आई यहाँ लगा दीजिए, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू क्या होगा न्यू इंटू साइन आर, ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों दिमाग रखना है। तीसरा ग्रेजिंग इंसिडेंस में I 90 हो जाएगा, 2 इक्वेशन हो गया ना, और तीसरा इक्वेशन क्या करना है भाई, तो वहां लगा देंगे, तो म्यू साइन आर डैश इज इक्वल टू होगा 1 इंटू साइन आई डैश, यह तीसरा इक्वेशन पर नजर रखना है। फिर डिविएशन क्या होगा, तो ये इधर जा रहा था और चल गया इधर, किधर चला गया इधर, तो फाइनल डिविएशन यह हो गया डेल्टा, और यह डेल्टा आता है I प्लस आई डैश और माइनस ए, सारा उसमें लिखा हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, इस पर नजर रखना है। हाँ मिनिमम डिविएशन के लिए, डेल्टा मिनिमम के लिए यह क्या होता है, आई इक्वल टू आई डैश हो जाएगा
डेल्टा मिनिमम के लिए आई क्या होगा, आई डैश के बराबर होगा, और आर क्या होगा बेटा, आर डैश के बराबर होगा। और एक फॉर्मूला भी आ जाता है मिनिमम डिविएशन से, म्यू इक्वल टू आ जाता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए होल बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 आता है ना। और मिनिमम डिविएशन में एक गलती दिया रहता है बहुत जगह कि मिनिमम डिविएशन में रे बेस के पैरेलल हो जाता है। बेस के पैरेलल तब होगा जब बेस एंगल सेम हो। अभी आया था इस लास्ट ईयर, और जो लास्ट ईयर जो आया था उसमें यह बात था कि जैसे लास्ट ईयर की बात करोगे तो लास्ट ईयर में उस पर बच्चे टिक कर दिए या लोग ले भी लिया है उसको, तो गलत होगा कि यहाँ पर कि ये एंगल, अगर यह एंगल इक्वल है तब रे पैरेलल होगा मिनिमम डिविएशन। अगर यह एंगल इक्वल नहीं है तो नहीं होगा। इक्विलेटरल एंगल में हो जाएगा, बेस एंगल मैंने आइसोसेलेस में अगर कहीं बेस एंगल सेम हो गया तभी होगा। अगर यह थीटा है और यह थीटा है तब मिनिमम डिविएशन में रे पैरेलल होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। अब मैक्सिमम वाला पूछ नहीं सकते, मैक्सिमम अगर पूछ दिया तो या तो I90 लेना होगा या I-90, दोनों एक साथ नहीं। क्लियर? आप देखिए तो अपना ठीक है, यही सब चीज डिराइव कराया गया है डिटेल में। और देखिए आपका कंडीशन भी सब दिया हुआ है। ओके, तो मैं इस कंडीशन को आप देख सकते हैं आसानी से। अब डिविएशन और डिस्पर्सन होता है, तो डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन और डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन का फॉर्मूला याद रखना चाहिए, उससे आपको सवाल जल्दी जल्दी बनता है। या तो डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन और डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन का फॉर्मूला होता है। तो एक बात आप जानिए कि कॉसी रिलेशन भी एक होता है, ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपको। यहाँ पर डिस्पर्सन क्या होता है, जब लाइट प्रिज्म से गुजरता है तो 7 कलर में टूट जाता है, और वह जो स्क्रीन पर मिलता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जो क्या करता है कि वह टूटता है उसको डिस्पर्सन कहते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, तो दो रे के बीच का एंगल होता है, रेड और वायलेट के बीच में ले लो तो वह होगा। तो आपको थिन प्रिज्म से हम लोग पढ़ते हैं, यह रे अगर मान लीजिए ऐसे गया तो यह ऐसे टूट जाता है, टूटता है ना, तो ये जो है रे ऐसे जाता है, तो ये होता है क्या, इसको हम डेल्टा क्या कहेंगे, आर है। सबसे अधिक कम डेल्टा इसका डिविएशन थिन प्रिज्म है, तो थिन प्रिज्म में डिविएशन होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। समझ रहे हो ना। अब म्यू रिलेटिव टर्म है, अगर ग्लास को प्रिज्म को पानी में डुबा दिए तो क्या होगा, प्रिज्म का म्यू अब वही पानी का म्यू, तो ये म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है ना। तो यह म्यू डिपेंड करता है ना, तो देखो म्यू इनवर्सल प्रोपोर्शनल होता है लेमडा, लेमडा सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का होता है, तो उसके लिए डिविएशन कम होगा। तो यहाँ डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा आर, डेल्टा आर अगर निकालोगे तो यह म्यू आर माइनस 1 इंटू ए होगा। अब मीन कलर येलो कलर होता है, तो डेल्टा कहेगा तो वह होगा म्यू आई माइनस 1 इंटू ए, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात को सुनो, ये सब मेन फार्मूला है, दीज आर द मेन फार्मूला। अब ये दोनों सब मेन फार्मूला है, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए हो गया, डेल्टा इक्वल टू म्यू आई माइनस 1 इंटू ए हो गया। और देखो ओमेगा एक आता है, डिस्पर्सिव पावर जिसको कहते हो, यह होता है म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1 और इंटू ए, इंटू क्या होता है दोस्त, ए। समझ गया ना, म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू आई माइनस 1 इंटू ए, ये डिस्पर्सिव पावर है। अब दो टर्म को याद रखना है, दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन और डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ये दो कंडीशन होता है जिसको मैं दिखाना चाहूंगा आपको। आप देखें तो पेज में आ जाएगा, ये ओमेगा ओमेगा सब लिखा हुआ है। अब ये देखो कंडीशन फॉर डिस्पर्सन विदाउट मीन डिविएशन, मीन डिविएशन माने डिविएशन येलो कलर को मीन कलर माना जाता है। और ये जो है करते करते आपको ये जो है करते 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 बने, इसका मतलब समझ रहे हो, कह रहा है कि डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन, यानी यहाँ पर डी डिस्पर्सन तो होगा, अपोजिट में ये दोनों लेंस है, एप्रिज्म है, तो यह D1 माइनस D2 होगा, यह होगा D इक्वल टू म्यू1 भी माइनस म्यू1 आर फर्स्ट प्रिज्म के लिए, सही है ना। ये फर्स्ट प्रिज्म के लिए हो गया इंटू A1 माइनस हो जाएगा, देखो म्यू2 भी माइनस म्यू2 आर इंटू A2, करेक्ट। यह सेकंड प्रिज्म के लिए होगा, डेल्टा 0 होगा है, तो यह होगा डेल्टा 1 होगा म्यू1 वाई माइनस 1 इंटू A1 और माइनस म्यू2 वाई माइनस 1 इंटू A2 है। अब ये दोनों को सोल्व करते हैं, फर्स्ट को और सेकंड को, तो ये क्या आ रहा है, डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन वाला, तो ये फॉर्मूला आता है डी, निकाल दिया ना, यहाँ से देखो ये निकला है, तो यहाँ से जो डी आ रहा है ये कितना आ रहा है, यहाँ पर डी देखो तो A1 है, A1 इंटू म्यू1 वाई
-1 ω1 -ω2। ये फॉर्मूला याद रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में, है डी आ जाएगा। और समझो ये डी के लिए फॉर्मूला आएगा। ओके, अब दूसरा क्या होगा कि मीन डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन उल्टा। तो एक तो फॉर्मूला यह होगा जिसको नजर रखना। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलो अगला पेज में, ये समझ गए ना। अब देखो ये फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा है, ये एक तो फॉर्मूला आपका ये वाला याद रखिएगा, यह इससे है। दूसरा क्या है कि अब देखो एक होगा डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिविएशन डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, विदाउट डिस्पर्सन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ये एक टर्म होगा। तो आपको डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन से क्या होगा, डिविएशन होगा डिस्पर्सन जीरो होगा, यानी डी जीरो होगा। तो डी वही लिखेंगे, यानी D1 - D2 जीरो हो जाएगा, और डेल्टा आ जाएगा डेल्टा1 माइनस डेल्टा2। डायरेक्शन डेल्टा1 वाला लेंगे तो डेल्टा1 माइनस डेल्टा2। डेल्टा1 अगर क्लॉकवाइज है तो डेल्टा का भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, डी का भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, और ये बराबर करोगे तो डिस्पर्सन जीरो हो गया, डिविएशन आ गया। और इससे ये फॉर्मूला आता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये वाला फर्स्ट का ओमेगा, दूसरा का ω1 या ओमेगा डैश, ये भी है। यहाँ पर वहां पर μ1y - 1 आया था, या μ1 भी माइनस μ1 आ इंटू 1/ω1 माइनस 1/ωt। याद रखना इसमें डेल्टा का फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ है, इसको आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं लिख लीजिए कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, लेकिन लिखने का वहां देख ले, जा करके फटाफट देख लेना, चाहे खोलना, हम अपलोड करेंगे ना तो खोलना, और जहां जहां पर हम ध्यान दिए ना तुम भी वहां पर सीट में गोली मार देना, हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका लेंस, इसमें क्वेश्चन होगा कुछ इस पर, है ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन 1 क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन है ना, यह देखो एक थिन प्रिज्म P1 है जिसका A1 हो गया 4 डिग्री, है μ1 दिया हुआ है मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54। तो यह किसके लिए होगा, μy हो गया, येलो के लिए होगा। इज कंबाइंड विथ अनदर थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास इधर टू गेट डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन। कौन केस आ गया, पहला वाला केस। अब देखो पहला वाला केस है, अब ये सवाल देखो गट देना बन जाएगा, कैसे बनेगा भाई, तो ये जो है क्या चाहिए, एंगल ऑफ प्रिज्म P2 निकालना है। तो डिस्पर्सन क्या निकालना है आपको, कि यहाँ पर अ थिन प्रिज्म P1 4 डिग्री का मेड ऑफ ग्लास इतना है, कंबाइंड विथ अनदर प्रिज्म इतना टू गेट डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन। तो देखो और हमको कुछ दे नहीं रहा है, तो विदाउट वाला से काम चला लेंगे। तो विदाउट वाला क्या होगा, μ1y - 1 इंटू A1 माइनस μ2y - 1 इंटू A2, जीरो कर देंगे क्या, तो इससे काम चल सकता है अपना। नहीं P1 वाला का 4 डिग्री है, A1 हाँ A1 ये दे दिया हुआ है ना, μ1 μ2 A2 निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला सवाल देखिए इसका, नहीं इसी में एक और सवाल है, एक और सवाल है, कौन है, ये वाला। तो ये सवाल को आप देखने की कोशिश करो, ये सवाल, एक मिनट, ये सवाल देखिए, कि ये सवाल देखो 1 हो गया ना। अब दूसरा सवाल यहीं पर है, देखिए ये सवाल, ठीक है ना, रुको ये सवाल देखो, आओ ना भाई, तुम काहे परेशान कर है, आ जाओ सनम, हो गया। तो ये देखो अब देखो दूसरा नंबर सवाल देखो। सेकंड नंबर सवाल में है कि अ रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डिविएशन विथ इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म हैविंग एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल इज √2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, देख रहा है ना, ये अरे ऑफ लाइट सफर कर रहा, मिनिमम डिविएशन इंसिडेंट रे के प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा, मिनिमम डिविएशन है। तो एक तो इक्वेशन तुम क्या करोगे कि यह कौन इक्विलेटरल प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दिया है, और इंसिडेंस हो रहा है डिग्री, तो आर एक तो है क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहा है, तो तुम्हारा म्यू दिया है, क्या म्यू दे दिया, और ये क्या आता है, अपना फॉर्मूला क्या होता है। तो एक चीज देखो कि आई इजकल टू आई डैश होगा, आर इजकल टू आर डैश, और डेल्टा यहाँ होता है 2i - a, काम खत्म, यही ना होता है।
डेल्टा यहाँ पर क्या आएगा, मिनिमम डिविएशन 2i माइनस ए, और डिविएशन कह रहा है ये, रुको एक मिनट, इसमें √2 दिया है, वो भी दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है। तो ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या दिया है, 60 डिग्री। अब देखो भाई, तो आर, सुनो, 2r डैश बराबर होता है, तो r प्लस r डैश ए होता है, तो 2r हो गया क्या, ए है, तो r आ गया a/2 30 डिग्री, हो गया, r तो 30 डिग्री आ गया। अब स्नेल लॉ लगा दो, काम खत्म। हम भी थोड़ा भटके कि नहीं, अभी इसकी फालतू, इस पर नजर बहुत जाता है इस केस में। तो r डैश बराबर होगा, तो 2r इक्वल टू ए हो गया, तो r 30 डिग्री हो गया कि नहीं, आई निकालना है, तो 1 इंटू साइन आई इजिकल टू √2 इंटू साइन आर कर दीजिए, काम खत्म। आर मालूम है, निकल जाएगा। इस पेज में और है क्वेश्चन, एक और है, तो एक और क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म व्हेन एंगल ऑफ डिविएशन इज मिनिमम, ठीक है ना। अब स्टॉप, देखो हम लोग किए और प्रिज्म तक आ गए, और हमको तो नहीं लग रहा आधा घंटा से अधिक लगेगा, लेंस ही तो बच रहा है अपना, और डिस्पर्सन सब खत्म हो गया। तो ये अच्छा तरीका है, हमने कोशिश किया आज, और अपन पढ़े कितना है, 1 सवा घंटे पढ़े होंगे, नहीं तुम घर पर भी इतना जल्दी नहीं करता, इतना सवाल करके रिवाइज, तुम फोकस करो, जब मैं रिवाइज कराऊंगा ना, तो एकदम इधर उधर की बातें मत किया करो, मैंने दिमाग में मत चलाओ, सिर्फ देखते जाओ ये फार्मूला, और घर पर जाकर गोली मार ले फटाफट, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जैक्ट जेई में है, एग्जैक्ट जेई में है, बस, और कोई लफड़ा किया नहीं, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए इस तरह का क्लास से फायदा तो होगा, अभी हमको पता चला, क्योंकि अपन इतना जल्दी इतना पर आ गए, शायद तो संभव, हमको भी लगा क्योंकि 40-50 पेज का है, तो मेरे को लगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला दिन इसको फिनिश करूंगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर लंबा है थोड़ा, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। हो गया, अब बोलिए। हाँ।